हे गाइस, वेलकम टू द वाइब्स। आज हम ड्रीम 11 के सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इतने कम टाइम स्पैन में ड्रीम 11 के सक्सेस के फैक्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके फाउंडर्स और उनके विजन्स के बारे में देखेंगे। तो ड्रीम 11 के ब्रेन चाइल्ड हैं हर्ष जैन और भवित सेठ, जो स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं और हर्ष कोलंबिया बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एलुमनाई हैं, जबकि भवित ने बेंटली यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड से अपनी एजुकेशन परस्यू की है। दोनों बचपन के दोस्त हैं और स्पोर्ट्स के शौकीन भी हैं। एक आर्टिकल के अनुसार हर्ष 2001 से इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल में फैंटेसी फुटबॉल खेलते रहते थे। जब आईपीएल 2008 में लॉन्च हुआ तब हर्ष क्रिकेट के लिए एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि तब तक एक भी क्रिकेट फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। एक फैंटेसी लवर के रूप में इसे देखकर वो हैरान थे। भारत में क्रिकेट इतना पॉपुलर खेल होने के बाद भी यहाँ पे फैंटेसी गेम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। फिर यही सिचुएशन ने उन्हें खुद का क्रिकेट फैंटेसी ऐप लॉन्च करने का आइडिया दे दिया। उन्होंने अपने दोस्तों से इस कोशिश में साथ देने को कहा और साथ ही उन्हें चाइल्डहुड फ्रेंड भावित भी उनके साथ इस जर्नी में जुड़ गए। दोस्तों के साथ मिलने से ड्रीम 11 को 2009 में को फाउंड किया गया। अब था तो ये एक स्टार्टअप ही, तो चैलेंजेस तो रहे ही होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहले चैलेंज था पोटेंशियल लीगल हर्डल्स को क्रॉस करना। कुछ भी जिसके पास गैम्बलिंग से रिलेटेड कोई भी कनेक्शन होता है वो इंडिया में इलीगल माना जाता है। ड्रीम 11 को भी इस गैम्बलिंग ऐप की नोटोरियस टैग को सरपास करना पड़ा। सबसे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पिटीशन को रिजेक्ट किया था जिसमें इस ऐप को एक गेम ऑफ स्किल कहने के लिए मना किया गया था। उसके बाद लास्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दिया था कि ये एक गैम्बलिंग ऐप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेप ने किसी भी लीगल हर्डल को हटा देने और बहुत सारे फैंटेसी प्लेटफॉर्म को मार्केट में एंटर होने का मौका दिया। इसके ही असर से भारतीय फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री में करंटली 70 से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं और प्लेयर्स के नंबर में इंक्रीज आईएफएसजी के आने से हुआ, जिससे 2017 में लॉन्च किया गया, जो कि इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली स्पोर्ट्स सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ऐसे ही इन्हें प्ले स्टोर से हटाया गया था और रीजन कुछ गूगल की पॉलिसी से रिलेटेड बताया जा रहा था। चलिए अब थोड़ा ड्रीम 11 के कॉन्टेक्स्ट के फॉर्मेट की बात करते हैं। तो ड्रीम 11 पर सिर्फ टीम स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एटसेट्रा शामिल होते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सिंगल गेम्स जैसे कि टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसे गेम्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। इस ऐप के यूजर्स फ्री या पेड कॉन्टेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस ऐप में हर प्लेयर का बजट और विनिंग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अलग अलग पेड कॉन्टेक्ट अवेलेबल है। पेड कॉन्टेक्ट के कंप्लीशन के बाद प्राइज मनी विनिंग जोन के प्लेयर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि मैच के पहले कॉन्टेक्ट में मेंशन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होता है कि किसको कितना हिस्सा मिल सकता है। यूजर्स के पास एक से ज्यादा फैंटेसी टीम बनाने का एडवांटेज होता है, जिसमें प्लेयर्स दोनों तरफ से प्रेजेंट होते हैं। हर प्लेयर की परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स जैसे कि रन स्कोर कार्ड, विकेट टेकन, गोल एंड असिस्ट, बास्केट स्कोर्ड एटसेट्रा के हिसाब से मैच के अंत तक उन्हें सर्टेन पॉइंट्स दिए जाते हैं और ये ही नहीं, पूरे परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। पॉइंट्स असाइन होने के बाद यूजर्स अपने फाइनल रैंक को लीडर बोर्ड में चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मेगा कॉन्टेस्ट भी होते हैं जिसमें जीतने वाले प्लेयर को लाखों और करोड़ रुपए का प्राइज मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कई यूजर्स को ये डाउट होता है कि मेगा कॉन्टेस्ट में बहुत से प्लेयर्स रोबोट्स होते हैं और सच में ह्यूमन प्लेयर्स नहीं होते हैं। इसके अलावा जो लोग ऐप को समझना और टेस्ट करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट में प्राइज मनी अवेलेबल नहीं होता है। चलिए अब आते हैं मेन कॉन्टेक्स्ट पे कि ये पैसा कैसे कमाता है, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। ड्रीम 11 एड नेटवर्क जैसे कि गूगल एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। ये अपना रेवेन्यू यूजर्स के पेड पब्लिक या फिर प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए पे करने वाली ज्वाइनिंग फीस से जनरेट करता है। ड्रीम 11 टोटल पूल का 15 to 25% लेता है और यही उसके रेवेन्यू के लिए एकमात्र सोर्स है। ड्रीम 11 अपने एडवर्टाइजिंग बजट के मेजोरिटी पार्ट को भी टीवी एड्स और डिजिटल मार्केटिंग, खासकर सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं, इस पर इन्वेस्ट करता है। कंपनी ने कुछ नोटेबल मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज किए थे, जैसे कि ड्रीम 11 ने खबी लामे को आईपीएल के सेकेंड लेग के लिए अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बनाया था, जिसने उनके टिकटॉक वीडियोस के लिए सोशल मीडिया पर पॉपुलर माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार खाबी लामे ने इस डील का हिस्सा होने के लिए 2 करोड़ रुपए लिए थे। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म आईपीएल 2020 का ऑफिशियल पार्टनर बना जब वीवो 1 साल के लिए एग्जिट हो गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रीम 11 ने अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने के लिए $2.2 बिलियन खर्च किए थे और ये डील फाइनल की थी। इंडिया के फर्स्ट फैंटेसी गेमिंग ऐप ने 2019 में न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट सुपर स्मैश का टाइटल स्पॉन्सर भी बन गया था और ये ही नहीं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस रिलेशनशिप को 2026 तक एक्सटेंड करने के लिए भी कहा है। ड्रीम 11 की पार्टनरशिप सिर्फ क्रिकेट तक ही लिमिटेड नहीं है।
2018 में ड्रीम 11 ने प्रो कबड्डी, द वर्ल्ड बास्केटबॉल लीग, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और द ब्रिटिश बास्केटबॉल के साथ पार्टनरशिप साइन किया था। 27 में भी ड्रीम 11 ने कई मेजर स्पोर्ट्स लीग के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स बनने की अपॉर्चुनिटी ग्रैब की थी। सबसे नोटेबल है इनमें से हीरो कैरेबियन प्रीमियर लीग और हीरो इंडियन लीग NBA जिसे कहा जाता है। तो गाइज, ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ड्रीम 11 और उसके रेवेन्यू मॉडल और साथ ही उसके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम।